और देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलने से एक ही टॉपिक कवर नहीं होता है। स्क्रीन पे आपको कितने सारे टॉपिक दिख रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें सभी टॉपिक्स को मैं इसी वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। कौन बोलता है कि वर्ब ज़रूरी नहीं है, और वर्ब को मैं इतनी अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ ना, आज तक आपने वैसे नहीं सीखा होगा जिस तरीके से मैं आज आपको वर्ब सिखाने वाली हूँ, जो जो चीज़ें सिखाने वाली हूँ। नाउन भी बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सभी चीज़ अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। अगर आप बेसिक है या एडवांस लर्नर है, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि बहुत सारा है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको देती हूँ, ठीक है, मैं एक सेंटेंस देती हूँ, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। चलिए ये सेंटेंसेस में मैं अगर बोलूंगी कि सेंटेंसेस में क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या प्रीपोजिशन है, क्या आर्टिकल्स है, क्या आप समझ पाओगे इसमें? जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। चलिए अगर आप इस सेंटेंस को देखकर समझ जाते हो कि क्या क्या है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से कवर होनी चाहिए। चलिए पहले हम वीडियो को देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर देखिएगा आपको ये क्वेश्चन ना एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन से नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे नाउन से। हमारा फर्स्ट यही है और हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउन को पूरा क्लियर करवा दूंगी, प्रैक्टिस करवा दूंगी, फिर हम प्रोनाउन में जाएंगे, ठीक है। नाउन स्टार्टिंग होती है नाउन से। नाउन मतलब होता है संज्ञा, नाउन मतलब होता है संज्ञा। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नाउन क्या है, तो आप बोलने लगोगे नाम, जगह, आप लंबा चौड़ा डिफिनेशन दोगे। तो लंबा चौड़ा डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखने हैं, अगर आप किसी थिंग्स का नेम बोलते हो, किसी आइडिया की बात करते हो, किसी एनिमल्स, किसी प्लेस या पर्सन की बात करते हो, वो सारे नाउन। डिफिनीशन हम बचपन से रटते आए, तो क्या नाउन हमें समझ में आ गया है? नहीं, नाउन हमें तब समझ में आएगा जब हमें इस इजी वे में समझेंगे। तो मैं तो काम करती हूँ आपको हर चीज इजी वे में सिखाने की, तो यहाँ भी मैं आपको इजी वे में सब कुछ क्लियर करूंगी। सबसे पहले नाउन को पहचानने का 3 तरीका है, सी, फील, टच। अगर आपने ये सी, फील, टच सीख लिया, यानी कि आपने नाउन सीख लिया। सी मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है देखना, है ना। अब जो चीज आप देख सकते हो, जो भी चीज आप देख सकते हो, अब आप आंख उठा के सब तरफ देखिए, आप क्या क्या देख सकते हो। तो जो चीज आपको दिखाई दे रहा है वो सभी नाउन है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो टेबल, चेयर, सोफा वगैरह कुछ भी हो, वो सभी नाउन है, क्योंकि हम उन्हें देख सकते हैं। यानी कि जिस भी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो भी चीजें आप देख सकते हो वो सभी नाउन है, ओके। दूसरा फील, यानी कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं। महसूस यानी कि आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो सिर दर्द क्या दिखाई देता है? नहीं, लेकिन फील होता है ना, महसूस होता है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत देर से चल रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ, तो थकान दिखाई देता है? नहीं, लेकिन महसूस होता है कि भाई आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, ठीक है। ये ठंडी ठंडी हवा बह रही है, तो क्या हवा को आप देख सकते हो? नहीं, लेकिन ये क्या हो रही है? महसूस हो रही है। आजकल तो गर्म हवा बहुत बह रही है, तो ये क्या होती है? फील होती है। हमारी बॉडी को जब टच करती है तो हमें फील होती है, दिखाई नहीं देती है। यानी कि जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं वो सभी क्या है? नाउन है। और जिस भी चीज को हम टच कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, छूना, ठीक है, जिस चीज को हम छू सकते हैं वो सभी क्या है? नाउन है। अब जो चीज दिखाई देता है उसे हम छू भी तो सकते हैं ना। हम सिर दर्द को नहीं छू सकते, हवा को नहीं छू सकते, ये सब नहीं छू सकते, लेकिन जो चीज को हम देख सकते हैं वो चीज को तो हम छू सकते हैं ना। तो वहां पे वो सभी क्या है? नाउन है। यानी कि सी, फील, टच, ये सब हमारी नाउन है। चलिए अब मेरे साथ आप नाउन लिखिएगा, ठीक है। सी, अब आसपास जो चीज आप देख रहे हो ना, सभी आप नाउन में भर दो, ठीक है। चलिए आपको लिख कर बतानी है, ठीक है। जैसे नाउन हो जाएगा हमारा बुक। आसपास आपके, जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रही हूँ वही आप रिपीट करोगे, नहीं, आसपास आपको जो चीज दिखाई दे रहा है ना, सभी नाउन है, सभी लिख डालिए, ओके। बुक हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, फैन दिखाई देता है, फैन हो गया, कबर्ड हो गया, कबर्ड भी हमें दिखाई देता है, कबर्ड हो गया, टीवी हो गया, टीवी भी हम देख सकते हैं, चेयर हो गया, सोफा हो गया,
इस तरह से बहुत सारी चीज, यानी कि जो भी चीज आप देख सकते हो ना वो सभी नाउन, या इंसान ही हो गया वो भी नाउन है, ठीक है। अब बात करेंगे फील। अगर आप डिटेल में नाउन को जानना चाहते हो ना, यानी कि नाउन में ये जो थिंग्स हो गया, आइडिया हो गया, सब डिटेल में जानते हो, नाउन के भी टाइप होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हो, नाउन के 2 टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अगर इसे ढंग से आप सीखना चाहते हो तो मेरी 30 डेज की जो मैंने लाइव में कोर्स करवाया था ना, 30 डेज के कोर्स में आप डे 4 में चले जाइएगा। डे 4 में आपको नाउन का डिटेल वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे बस मैंने आपको बेसिक चीजें कवर करवाई है, बस इतना याद रखिए ना, सी फील टच हो गया नाउन कंप्लीट। फील, आप क्या क्या फील कर सकते हो? हवा यानी कि एयर को हम फील कर सकते हैं। सॉफ्टनेस, कोई चीज बहुत मुलायम है, ये हम क्या कर सकते हैं, ये हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी, किसी की ऑनेस्टी, वो ईमानदार है, वो दिखाई नहीं देगा लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप यूज कर सकते हो इलनेस, है ना, इलनेस हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजें होते हैं। टच, जिसे आप छू सकते हो। अब मैं पेड़ को छू सकती हूँ, यानी कि पेड़ क्या है, नाउन है। अब मैं राम को छू सकती हूँ, यानी कि इंसान को छू सकती हूँ, वो भी क्या है, हमारे नाउन है। अब यहाँ पे जो भी मैंने सी में लिखा, बुक, टेबल, फैन, कबर्ड, टीवी, चेयर, ये सब मैं छू सकती हूँ, यानी कि ये सभी क्या है, नाउन है, ठीक है। यानी कि जो आप देख सकते हो वो छू भी सकते हो, वो सभी नाउन है। तो नाउन क्लियर हो गए ना आपको, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सी फील टच, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप महसूस करते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, वो सभी नाउन है, ओके। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, आपको सभी का नहीं बताना है, बताइए। राम, राम कौन सा नाउन है, बताइए तो। राम कौन सा नाम है, यहाँ पर आपका बॉय कौन सा नाउन है, क्लास कौन सा नाउन है, बाकी सब इज, द, बेस्ट, इन, द, ये सब अभी हम नहीं पढ़े हैं तो इसमें अभी नहीं जाएंगे। लास्ट में हम फिर से ये स्लाइड में आएंगे, उसके बाद हम फिर से इसे समझेंगे, ठीक है। पहले आप ये 3 बताइए ना, राम, बॉय और क्लास। अभी हम पढ़े ना, नाउन है ना ये, राम को आप देख सकते हो, बॉय को आप देख सकते हो, क्लास को भी आप देख सकते हो। बताइए क्या क्या नाउन है, ये आपने अभी पढ़ा। तो नाम, आप जब एक प्रॉपर नाम बता दोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, यानी कि राम जो है प्रॉपर नाउन है। बॉय, बॉय आपने नाम नहीं बताया लेकिन ग्रुप आपने ये बता दिया वो बॉय है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया, तो ये क्या हो गया, आपके कॉमन नाउन हो गए। क्लास, क्लास क्या हो गए, क्लास यानी कि एक पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गए। समझ में आया ना कैसे कि ये कलेक्टिव नाउन हो गया, आपको समझ में आया ना, बताइए एक बार कमेंट में बता दीजिए, समझ में आ रहा ना आपको नाउन। जो जो मैंने अभी आपको समझाया सभी चीज समझ में आ गए नाउन में, यस लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ गए तो। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं जो आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट में मुझे बता दीजिए ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके चलिए, नेक्स्ट है सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। बताइए, इसमें मैं आप लोगों के लिए अभी आसान कर देती हूँ लेकिन पूरा जब करवा दूंगी ना तब आसान नहीं करूंगी, कुछ आपको हार्ड में उसका जवाब देना होगा। तो यहाँ पे सिंपैथी एक हो गया आपका, गोल्ड आपका हो गया, बताइए क्या है, सिंपैथी और गोल्ड कौन सा नाउन है ये बता दीजिए मुझे। बता दीजिए कौन से नाउन हो गए। सिंपति, सहानुभूति, सहानुभूति को आप देख सकते हो, आपके साथ कोई सहानुभूति कर रहा है, यानी ये आप देख नहीं सकते हो लेकिन आपको ऐसा फील होता है, फील होता है, यानी कि आप ये क्या हो गया हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अभी तो हम लोगों ने सीखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो हम महसूस करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड क्या हो गया हमारे मटेरियल नाउन। देखिए गोल्ड यानी कि आपका बना हुआ सोने का गहना, सोने का कड़ा, सोने का जो भी होगा तो वो आपका अलग अलग पार्ट में मैं नहीं बोल रही हूँ। गोल्ड एक लिक्विड पदार्थ होता है, राइट, एक लिक्विड होता है, लिक्विड से ही बनता है आपका सोने का जो भी सामान होता है, लिक्विड से ही वो बनता है। तो लिक्विड हो गया गोल्ड आपका। गोल्ड को क्या आप गिन सकते हो, नहीं, लेकिन उसे माप तौल सकते हो। तो जिसे हम माप तौल सकते हैं वो हमारे कौन से नाउन हो गए, वो हमारे मटेरियल नाउन हो गए। तो कभी भी आप ये मत बोलिएगा कि आप गोल्ड को गिन सकते हो,
वो गोल्ड को गिन नहीं सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर रॉय इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। बताइए मिस्टर रॉय मैन नॉलेज क्या है ये? कौन 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 से नाउन है बता दीजिए तो जरा। मिस्टर रॉय, मैन और नॉलेज, कौन कौन से नाउन हो गए? देखिए जो मिस्टर रॉय है ये नाम है, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गए, है ना। मैन, मैन आपके दो नाउन हो गए। पहला तो आप कॉमन में से काउंट कर सकते हैं, राइट, कॉमन नाउन हो गए। और मैन को आप गिन भी तो सकते हो ना, मैन को आप गिन सकते हो ना। यहाँ भी ये जो बॉय है ना, ये आपका काउंटेबल नाउन भी हो गया, क्योंकि बॉय को आप गिन सकते हो, तो मैन को भी आप गिन सकते हो, तो ये काउंटेबल नाउन हो गए। कॉमन नाउन तो वे काउंटेबल नाउन भी हो गए, ठीक है। नॉलेज, ज्ञान है या नहीं है ये हम महसूस करते हैं, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। और एक नाउन होते हैं, कौन से नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसे आप कभी गिन नहीं सकते हो, ठीक है, इसे आप कभी गिन नहीं सकते हो, ये अनकाउंटेबल हो गए। ओके, तो ये 3 प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे। अब यहाँ हो गए हमारे नाउन क्लियर। ओके, नाउन क्लियर हो गए, पूरे पूरे हम लोग नाउन के जड़ तक गए, पूरे नाउन को एकदम क्लियर कर लिए। अब हम बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन भी एकदम पूरे अच्छी तरह से समझा दूंगी। प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं। बताइए हमारे जो प्रोनाउन है वो क्या हो सकते हैं? मान लीजिए मैं यहाँ एक स्पीच रेडी करना चाहती हूँ, मेरा फ्रेंड है राम, मेरा फ्रेंड है, और राम को लेकर मैं एक स्पीच रेडी करना चाहती हूँ। तो जब मैं एक स्पीच लिखूंगी तो सबसे पहले बोलूँगी कि राम इज़ माई फ्रेंड। ओके, चलिए एक स्पीच रेडी करते हैं। हम बोलेंगे राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। उसके बाद मैं बोलूँगी कि राम मेरे क्लास में पढ़ता है, तो मैं बोलूँगी राम रीड्स इन माई क्लास, राम रीड्स इन माई क्लास। उसके बाद मुझे बोलना है कि राम आज अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट है, तो मैं बोलूँगी राम इज एब्सेंट, राम इज एब्सेंट टुडे, क्योंकि राम बीमार है। बिकॉज के स्पेलिंग गलत है, बिकॉज राम इज इल। तो यहाँ मैंने एक राम पे स्पीच लिखा, 2 लाइन का लिखा, उतना नहीं जा रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, राम रीड्स इन माई क्लास, राम मेरे क्लास में पढ़ता है, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल, राम आज अनुपस्थित है क्योंकि राम बीमार है। तो अब हर जगह देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, बड़ा भद्दा सा मैंने सेंटेंस बनाया है, बहुत भद्दा सा मैंने एक स्पीच रेडी किया है। राम 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 राम, हर जगह मैंने राम यूज कर दिया। तो क्या आप राम के बारे में 3-4 लाइन लिखना चाहते हो तो हर लाइन में क्या बार बार राम 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 घुसाते जाओगे? क्या आप सब में राम राम ऐड करते जाओगे? नहीं, ऐसे करोगे ना आपका स्पीच पूरा भद्दा सा आपका स्पीच बन जाएगा, उसे आप कभी यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ जो बार बार नाउन का यूज किए, राम क्या है? नाउन है, ठीक है, राम नाउन है ना, प्रॉपर कॉमन अभी नहीं देख रहे हैं, राम क्या है? एक नाउन है, और नाउन को बार बार आप यूज नहीं कर सकते स्पीच में। आपको बार बार यूज ना करना पड़े इसकी बदले हम नाउन को रिप्लेस कर प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप स्पीच रेडी करोगे, सबसे पहले आप नाउन का जिक्र करोगे, उसके बाद आपका स्पीच आगे बढ़ते जाएगा, और जहाँ पे नाउन आएगा वहाँ रिप्लेस करके आपको प्रोनाउन बैठाना है। तो चलिए ये जो स्पीच मैंने रेडी किया ना, इसमें आप प्रोनाउन को ऐड करके बताइए मुझे। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया ना राम, वहाँ पे आपको चेंज करके आपको प्रोनाउन यूज करना है। बताइए तो क्या होगा? प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम, ये जो होता है ना, ये हमारे सब होते हैं प्रोनाउन। देखिए इसे अगर हम रेडी करने जाएंगे तो हम बोलेंगे राम इज
माई फ्रेंड। फर्स्ट में तो आपको राम का जिक्र करना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन आपका फ्रेंड है, किसके बारे में आप बताना चाहते हो, ठीक है। अब सेकंड जो हम राम का यूज़ किए, वहाँ पर ही का भी तो यूज़ कर सकते थे। हम बोलेंगे ही रीड्स इन माई क्लास, ही रीड्स इन माई क्लास। उसके बाद फिर से राम का जिक्र किए तो उसे हटाकर हम ही का यूज़ करेंगे। ही इज़ एब्सेंट टुडे, ही इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल, फिर राम है तो ही कर देंगे, ही इज इल। अब कितना बढ़िया सा सेंटेंस हो गया, बार बार राम का जिक्र नहीं करना पड़ा। राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से आपका इंग्लिश का एक स्पीच रेडी होगा इस तरह से। तो देखिए, हम लोगों ने राम एक लड़का है इसलिए हम लोगों ने ही लगा दिया। ही का भी बहुत सारा रूप होता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तो कभी सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, कभी पोसेसिव प्रोनाउन तो कभी पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ये भी सारे टाइप सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी ही का हिज हो जाता है ना, कभी ही का हिम बन जाता है। क्यों बनता है, कब बनता है, ये भी सब तो जानना ज़रूरी है। तो चलिए, ये आपको पता चल गया, नाउन के बदले आने वाले शब्द आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, चलिए अब ये चीज आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है। आई के अकॉर्डिंग आपको पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना है। आई का क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव यानी कि आई का हो जाएगा आपका माई, आई का माई बन जाएगा। माई का पोसेसिव प्रोनाउन आपका माइन हो जाएगा। अब ये सब मैं बताऊंगी कि माई का यूज़ कहाँ किया जाता है, माइन का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये पूरे क्लियर तरीके से मैं बताऊंगी। पहले आपको अगर आते हैं सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, ये आते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया दमदार वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको आते हैं तो आप बता दीजिए मुझे, ठीक है। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा मी हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आई का मी हो जाता है। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स हो जाता है, एस लग जाता है। ओके, सब में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी में ही ऐसा होता है, मैं आपको बता दूंगी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट आपके अस हो जाते हैं। ओके, यू का अगर आप पोसेसिव एडजेक्टिव देखने जाओ तो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है, एस लग जाता है। ओके, और अगर आप ऑब्जेक्ट को देखने जाओ तो यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही रहता है, ये अपने रूप को चेंज नहीं करता है। ही का अगर पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हीज होता है। अगर पोसेसिव प्रोनाउन की बात करो तो पोसेसिव प्रोनाउन भी हीज रहेगा, क्योंकि एस के बाद आप दोबारा एस यूज नहीं कर सकते, इसीलिए। ओके, अगर आप इसके ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाओ तो ये पूरे चेंज हो जाते हैं, हिम में बदल जाते हैं। ही किसके लिए आता है, मेल पर्सन के लिए। ओके, अगर सी फीमेल पर्सन की बात करो तो हर यूज होता है, और हर का अगर आप पोसेसिव प्रोनाउन को देखने जाओ तो हर का हर्ट्स हो जाता है, एस लग जाता है, क्योंकि आर के बाद एस हम बैठा सकते हैं। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट आपका हर ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। इट का अगर आप पोसेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में देखने जाओ तो इट्स हो जाता है, एस इसी में लग जाता है, तो इसमें जो आपका है कुछ नहीं लगता है, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है इट का, ठीक है। अगर इसके ऑब्जेक्ट की बात करो तो ऑब्जेक्ट सेम रहता है, आपका इट ही रह जाएगा। अगर दे की बात करोगे तो दे का आपका यहाँ पर देयर्स हो जाएगा, ठीक है। दे का आपका यहाँ देयर हो जाएगा। देयर्स तो आपका पोसेसिव प्रोनाउन में लगता है, देयर हो गया, और पोसेसिव प्रोनाउन में आपका देयर्स लग जाएगा। एस तो इसमें लगता है और इसमें आपका दैम बन जाएगा। तो ये बन जाता है आपका सब्जेक्ट, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट। अब बात ये आती है कि कैसे पता चलेगा। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। ये तो इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी हूँ। वैसे मैं ये जो
प्रोनाउन है ना, ये इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक है ना जिसमें अगर आप अच्छे से सीखते नहीं हो तो आप बहुत गलत कर सकते हो। प्रोनाउन को अधिकतर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझकर। ये बेसिक नहीं है, ये अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हो ना तो ये बेस्ट टॉपिक है, आपको इंग्लिश ये भी बुलवा सकता है, ऐसी टॉपिक है प्रोनाउन। तो इस पे तो मैं इतना एक स्लाइड में मैं बता दूंगी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे डिटेल में वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको एकदम बढ़िया तरीके से प्रोनाउन सिखाऊंगी, क्योंकि प्रोनाउन से भी आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया ना कैसे क्या बने। तो देखिए एक बता देती हूँ, आई का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है मेरा, और माइन का मतलब भी होता है मेरा। लेकिन कंफ्यूजन तब आती है कि माई कहाँ यूज करे, माइन कहाँ यूज करे, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग होता है मेरा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखती हूँ, ठीक है, आप मुझे बताना क्या होगा। जैसे मैं बोलूं वह घर मेरा है, मेरा है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा ना, एक क्वेश्चन है वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। अब आप दोनों मुझे ट्रांसलेट करके बताइए तो क्या होगा, किसका आंसर क्या होगा, किसे किसे आते हैं बता दीजिए तो एक बार। वह घर मेरा है, वह मेरा घर है, दोनों सेंटेंस एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तरीका चेंज होने से वर्ड भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है इसके बाद आपके नाउन आने चाहिए, इसके बाद आपका नाउन आना चाहिए, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब ये इसके बाद कोई नाउन नहीं आएंगे। प्रोनाउन है ना, इसके बाद कोई नाउन नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे वह के लिए हम पहले लगा देंगे दिस, लगा देते हैं, ठीक है। दिस, घर के लिए हाउस लगा दीजिए, दिस हाउस इज माइन। मेरा के बाद आपका कोई मेरा के बाद आपका कोई नाउन दिख रहा क्या, मेरा के बाद तो डायरेक्ट है और है के लिए तो इज लगता है आपका कोई नाउन नहीं होता है, इसीलिए इसके बाद कोई नाउन नहीं था तो माइन बैठा दिए। लेकिन वह के लिए यहाँ पे लगा दिए, सॉरी दैट लगाएंगे ना, वह है दैट लगाएंगे, दैट लगा दिए, दैट के बाद इज लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे मेरा के बाद आपका नाउन है घर, घर को आप देख सकते हो ना, घर आपका नाउन है। तो यहाँ मेरा के बाद आपका नाउन है तो यहाँ पे आपको मेरा के लिए माइन लगाना होगा और माइन हाउस लिखना होगा, माई हाउस लिखना होगा, ठीक है। दैट इज माई हाउस। ये चीज क्लियर है ना, ये चीज आपको क्लियर होने चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कब कहाँ पर किसका यूज करना है, ठीक है। चलिए अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये क्लियर हो जाएंगे। अब स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फटाफट आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर दीजिए बनाना, कैसे कैसे बनाएंगे। पूरा एकदम मैं प्रैक्टिस करवाते हुए चलूंगी ताकि इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना ना पड़े, ऐसा मैं प्रैक्टिस करवाते हुए चलूंगी, ठीक है। ओके चलिए प्रोनाउन, जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी के बाद यहाँ पर आपका नाउन आ रहा ना, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ठीक है। अगर आपको बोलना हो यह हमारा स्कूल है, तो हमारा के बाद भी नाउन है। जैसे माई और माइन में मैंने फर्क बताया ना, बिल्कुल इसमें भी वही फर्क होगा, हमारा हो तुम्हारा हो जो भी हो सब में यही चीज अप्लाई होगा। तो हमारा आवर था, आवर का आवर्स हो जाता था प्रोनाउन, तो यहाँ पे तो आपका यहाँ पे आपका हमारा के बाद नाउन है ना, यानी कि हमारा के लिए आवर यूज होगा। देखिए इसके बाद आपका नाउन यूज होगा ना, तो हमारा के बाद नाउन है, सॉरी नाउन है, तो नाउन रहने पे आवर का यूज करेंगे। तो हमारा ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, हमारा ये सेंटेंस होगा दिस इज आवर स्कूल, आवर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल, ओके। नेक्स्ट है वह तुम्हारा कुत्ता है, तो तुम्हारा के बाद तो हमारा नाउन है, तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दैट इज योर डॉग। अगर यहाँ पे नाउन नहीं रहता तो योर्स लगा देते, ओके। यह उसकी पुरुष,
पुल्लिंग की बात करेंगे यानी कि मेल की बात करेंगे, गाय है तो मेल उसकी के लिए, मेल के लिए, ठीक है, मेल यानी कि ही का क्या हो जाता है, यहाँ देखिए इसके भी बाद नाउन है ना, नाउन है ना, तो क्या हो जाता है, हिज के बाद हिज ही रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है, हिज के बाद आपका नाउन है तो हिज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हम बोलेंगे दिस इज हिज काउ, हिज काउ, दिस इज हिज काउ। ओके, नेक्स्ट है यह उसकी गाय है, यहाँ स्त्री की बात कर रहे हैं यानी कि यहाँ पर स्त्री है तो हर का यूज करेंगे, राइट, आप देख लीजिएगा। तो हम बोलेंगे दिस इज हर काउ, दिस इज हर काउ। नेक्स्ट है वह उन लोगों का गांव है, उन लोगों यानी कि उन लोगों के बाद गांव है ना, यानी कि ये भी हमारा नाउन के रूप में यूज होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। उनका यानी कि दे का क्या था, देयर था ना, दे का देयर, तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे दैट इज देयर, दैट इज देयर विलेज, दैट इज देयर विलेज। ओके, नेक्स्ट ये उसके, इसकी पूछ है, ये इसकी पूछ है। मान लीजिए देखिए जब हम क्या करते हैं ना, किसी एनिमल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इट्स का यूज़ कर देते हैं, इट का यूज़ कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक जानवर को इंसान के रूप में दिखाना चाहते हो तो वहाँ ही सी का यूज़ आप कर सकते हो। लेकिन चलिए हम इट कॉन्सेप्ट को भी सीख लेते हैं। ऐसे तो आप अगर जानवर को एक इंसान की तरह ट्रीट करते हो ना तो वहाँ पर ही सी इसका भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप नॉर्मल अगर आप देखने जाओ तो वहाँ इट का भी यूज़ कर सकते हो। तो यह है यानी कि इसके लिए तो पहले हम दिस लगाएंगे, हम बोलेंगे दिस इज इट्स टेल, पूछ यानी कि टेल। ओके, नेक्स्ट है यह मेरी पुस्तक है, बताइए क्या होगा। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, ये मेरी पुस्तक है, ये के लिए क्या होता है, ये के लिए होता है दीज, यह के लिए दिस और ये के लिए दीज, ठीक है, और दीज के साथ हमेशा आर लगता है, ये चीज आप भूलिएगा नहीं। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। तो ये हो गया हमारे प्रोनाउन के प्रैक्टिस और हो गया प्रोनाउन क्लियर। समझ में आ गया प्रोनाउन, बस इतना ही है प्रोनाउन, लेकिन इस पे भी डिटेल में वीडियो लाऊंगी क्योंकि प्रोनाउन को समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, तो इस पे डिटेल में वीडियो लाऊंगी फिर कभी। अभी हम मेन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को बताता है, उसे अच्छे से डिस्क्राइब करके बताता है, उसकी क्वालिटी, उसके गुण को बताता है। जैसे यहाँ एक लड़की आपको दिख रही, अब हम इस लड़की की क्वालिटी बताएंगे। देखिए अगर एडजेक्टिव को समझना है तो आपको 3 बातें याद रखनी होगी। फर्स्ट गुड, सेकेंड बैड एंड थर्ड, यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल मतलब ना अच्छाई ना बुराई। ओके, गुड यानी कि इसकी, ये लड़की की अच्छी अच्छी बातें हमें बतानी है। अब इस लड़की की क्या क्या अच्छी आदतें हैं वो बतानी है। सबसे पहले तो ये लड़की बहुत ही सुंदर है, ठीक है, ये लड़की बहुत ही सुंदर है। पहला इसका क्वालिटी यही हो गया ब्यूटीफुल, तारीफ किए ना, तारीफ किए, उसकी अच्छाई किए, गुड, उसकी अच्छाई किए तो ब्यूटीफुल लिख दिए। जैसे ये लड़की बहुत मेहनती होगी, ऐसे तो मुझे पता नहीं है लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि ये लड़की बहुत मेहनती है, तो हार्ड वर्किंग। अब इसकी तारीफ कर दिया ना कि भाई ये लड़की दिन भर काम करती है, बहुत मेहनती है, तो ये इसका तारीफ की है, आप उसकी अच्छाई को बताएं, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसकी क्वालिटी को आप बता रहे हो। नेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हो ब्रेव, ये लड़की बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरती है, सबका सामना कर लेती है, बहुत बहादुर है, तो ब्रेव क्या हो गया, इसकी अच्छाई कर रहे हैं। अब इस लड़का का बुराई करते हैं, चलिए, बड़ा डरपोक है, देखिए कैसे बैठा हुआ है, बहुत डरपोक है, तो यहाँ क्या हम बोल देंगे, टिमिड। ये लड़का बहुत डरपोक है, बात बात पे डरता रहता है, एकदम टिमिड है, डरपोक है, ठीक है। ये लड़का बहुत बेईमानी है, हर चीज में बेईमानी करता है, तो हम बोल देंगे डिसऑनेस्ट। आपको बुराई करना है, इस लड़का को जितनी बुराई है ना सब कर दो। अब हम बोलेंगे लड़का अगली है, यानी कि भद्दा है, बदसूरत है, तो हम क्या बोल देंगे, अगली। अब इसकी बुराई आप कर रहे हो।
अब हम बात करते इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ, इसका पिक्चर अच्छा से दिख नहीं रहा, यहाँ लिख देती हूँ। अब इस आदमी की ना ही हम अच्छाई करेंगे ना ही हम बुराई करेंगे, न्यूट्रल, यानी कि ना आप इसकी अच्छाई करोगे ना आप इसकी बुराई करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर सोचोगे, कुछ ना कुछ ज़रूर बोलोगे। मान लीजिए आप रोड पे कहीं जा रहे हो, किसी लंबे इंसान को आप देख लेते हो तो आप बोलते हो ना वो कितना लंबा है, किसी मोटे इंसान को देख लेते हो वो कितना मोटा है, किसी नाटे इंसान को देख लेते हो वो कितना नाटा है, किसी पतले इंसान को देख लेते हो वो कितना पतला है। तो ये हम क्या, उसकी हम क्वालिटी बताते हैं। क्या वो मोटा है उसकी बुराई है? क्या वो लंबा है उसकी बुराई है? नहीं। तो क्या वो उसकी अच्छाई है? लंबा होना क्या उसकी अच्छाई है? नहीं, ना उसकी अच्छाई है ना उसकी बुराई है। ना अच्छाई है ना बुराई है, मतलब न्यूट्रल है। आप ना उसकी अच्छाई करो ना बुराई करो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करने से बाज नहीं आ रहे, कॉम्प्लीमेंट किए जा रहे हो। तो ये आदमी जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, देखिए इसका पेट कितना निकला हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये मोटा हो गया। मैं बोलूँ कि ये कितना मोटा है, तो क्या मैंने इसकी बुराई की? मोटा होना किसी की बुराई नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसकी बुराई नहीं की। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगी फैट। ये जो आदमी है फैट है, मोटा है, लेकिन मैंने बुराई नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना, अपने फ्रेंड के साथ में जा रही थी तो मैंने इसे देखा, ये मोटा था तो एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैं बोल दूँ कि वो कितना मोटा है, तो मैंने उसका बुराई नहीं किया। मोटा होना किसी का बुराई नहीं होता है, ना पतला होना किसी का बुराई होता है, ना लंबा होना बुराई होता है, ना छोटा होना बुराई होता है, किसी का ये बुराई नहीं होती है, लेकिन इंसान कॉम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। तो फैट मैंने बोल दिया। मान लीजिए यही अब लंबा रहता तो मैं क्या बोलती, ये कितना बड़ा है, तो मैं यहाँ बड़ा बोल दूंगी, तो लार्ज हो जाएगा। बड़ा मतलब टॉल, सॉरी लार्ज नहीं, टॉल कर देंगे, ठीक है, आदमी है ना, टॉल कर देंगे। कितना लंबा है, टॉल है, ठीक है। अगर यही हेल्दी, इसे हेल्दी भी बोल सकते हैं कि ये काफ़ी हेल्दी है, तो हेल्दी होना भी किसी की बुराई नहीं है, लेकिन इंसान कॉम्प्लीमेंट करता रहता है। तो यही चीज़, आप किसी की अच्छाई करोगे, आप किसी की बुराई करते हो, या आप ना उसकी अच्छाई करते हो ना आप उसकी बुराई करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते हो, वो सारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ, आप उसे सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या मैं कुछ क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप उसे देखना, उसके बाद बताना कि आपको समझ में आया नहीं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, ही वॉज एंड ओल्ड मैन, ही वॉज एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट, सम boys are coming today, coming today. Next, there are 6 boys in the class. ये आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है। ही वॉज एन ओल्ड मैन, सम बॉयज आर कमिंग टूडे, दे आर 6 बॉयज इन द क्लास। ये जो एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव आपके नंबर भी बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की भी बात करते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इन सब के बारे में बताता है। तो ये बताइए, ही वॉज एन ओल्ड मैन, इसमें आपको एडजेक्टिव क्या दिख रहा है? आप किसी की अच्छाई करो या बुराई करो, इसमें क्या दिख रहा है ऐसा, इसमें क्या है जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसकी अच्छाई हो रही है बुराई हो रही है, क्या इसमें एडजेक्टिव है? अगर मैं सिंपल बोलूँ, ही वॉज एन मैन, वह एक आदमी है, ठीक है, ही वॉज अ मैन, एन नहीं लगाऊंगी, ही वॉज अ मैन बोलूंगी, तो वो आदमी है, तो इससे मुझे पता नहीं चला कि वो कैसा आदमी है, तो मैंने बता दिया ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी है। तो यहाँ पे बूढ़ा मैंने बोल दिया, तो ना मैंने उसकी अच्छाई की ना मैंने उसकी बुराई की, लेकिन बताया तो कैसा आदमी है, बूढ़ा आदमी है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। मतलब किसी नाउन को डिस्क्राइब कर दिए, मैन जो है आपका नाउन है, नाउन को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए, तो हम क्या बता दिए कि वो क्या है हमारे, मतलब किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता दिए कि वो जो नाउन है ना, वो जो मैन है ना, वो बूढ़ा है। अब है सम बॉयज आर कमिंग टुडे, एडजेक्टिव आपके नंबर को भी बताता है। बॉयज आर कमिंग टुडे, लड़के आज आ रहे हैं,
कितने लड़के आ रहे हैं, ये जो लड़के की नंबर को कौन बता रहा है, सम, कुछ लड़के। तो ये नंबर हो गया आपका, सम नंबर हो गया, आपने बता दिया कितने लड़के, कुछ लड़के। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा, उसके नंबर को बताएगा। देयर आर 6 बॉयज इन द क्लास, इसमें क्या होगा बताइए तो। देयर आर 6 बॉयज इन द क्लास, इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए बॉयज आपका नाउन प्रोनाउन हो गया, कितने बॉयज क्लास में है, 6 है, नंबर कौन बताया, 6 बताया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव बस इतना है, एडजेक्टिव उतना आप ज़्यादा नहीं देखिए, अगर एडजेक्टिव पे जाइए वीडियो तो मैं बना रखी हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वो वीडियो आप लोगों को, उसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे वर्ब, अब वर्ब पे ज़रा ध्यान दीजिए क्योंकि वर्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। A verb is a word which denotes an action, possession, relation or state of being. वर्ब वह शब्द है जिसे किसी कार्य का व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। सबसे पहले क्या हम बोले, उनका पता चलता है। ठीक है, रिलेशन हो गया या पोजीशन, इसके बारे में कौन बताता है, वर्ब बताता है। ठीक है, और स्टेट ऑफ बीइंग को भी कौन बताता है, वर्ब बताता है। इसे 3 भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ये पता करने के लिए कि वर्ब क्या क्या हमें बताता है। ठीक है, वर्ब क्या क्या हमें बताता है ये हम अब पता कर रहे हैं। सबसे पहले एक्शन, आपका सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, मैं सेंटेंस यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप सेंटेंसेस को पहले देखिएगा उसके बाद बताइएगा। एक्शन का सेंटेंस है चिल्ड्रेन प्ले, चिल्ड्रेन प्ले। नेक्स्ट है, अगर रिलेशन और पोजीशन का बोले तो हम बोलेंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। स्टेट ऑफ बीइंग का बात करें तो दे आर हैप्पी, डे सेकेंड में हम लोगों ने सीखा था ना स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, वही है, दे आर हैप्पी। अब इसमें बताइए एक्शन, इसमें क्या एक्शन हो, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा ना चिल्ड्रेन प्लेस में एक्शन क्या हो रहा है ये बताइए। जो एक्शन हो रहा है वही वर्ब है हमारा, क्या एक्शन हो रहा है इसमें, क्या एक्शन हो रहा है इसमें जी, इसमें क्या एक्शन हो रहा, प्ले एक्शन हो रहा, तो प्ले हमारा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। रिलेशन या पोजीशन, इस सेंटेंस में आपका रिलेशन या पोजीशन कौन बता रहा है, रिलेशन या पोजीशन, अधिकार कौन बता रहा है आपका, इसमें हैव बता रहा है। हैव नहीं रहता तो कार और आई, मेरा और कार का रिलेशन कैसे पता चलता, इससे यही पता चल रहा ना कि मेरे पास कार है। अगर हैव यानी कि पास है हटा देते, आई अ कार, मैं एक कार, क्या मैं और एक कार, क्या हैव लगा दिए तभी पोजीशन पता चला कि मेरे पास है, मैं इसकी मालकिन हूँ, मैं इसका ऑनर हूँ। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग क्या, उसकी अवस्था क्या है, दे आर हैप्पी, वो खुश है, दुख है, ये कौन बता रहा है, ये आपका आर बता रहा ना। आर नहीं रहता तो वे लोग खुश, क्या वे लोग खुश क्या हैं, थे या होंगे, ऐसा क्या बोलना चाहते हैं, इसलिए प्रेजेंट की बात किए तो आर लगा दिए। तो ये 3 चीज हमें कौन बताता है, ये वर्ब बताता है। वर्ब यानी कैसे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यही सिर्फ वर्ब नहीं होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है, चलिए अब और अच्छे से इसको क्लियर करती हूँ। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए आपको क्या चीज़ नया सीखने को मिल रहा है जो आपने सुना नहीं होगा। ये जो वर्ब है ना ये 2 टाइप के होते हैं, एक लेक्सिकल वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब मतलब जिसके फॉर्म्स होते हैं, जो अपने फॉर्म्स चेंज कर देता है अपने मीनिंग के हिसाब से। जैसे कि हो गया आपका ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट बन जाता है, फॉर्म को पूरे चेंज कर देता है ना और मीनिंग को भी चेंज कर देता है, तो वो लेक्सिकल वर्ब हो गए। ईट हो गए, गो हो गए, कम हो गए, ये हो गए ना। अब इसके बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी और आई और ईएस वाले फॉर्म्स लिखेंगे। पहले ऑक्सिलरी वर्ब, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, पहले लेक्सिकल वर्ब को क्लियर कर लेते हैं। अगर बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म क्या हो गए, ईट। इसके पास्ट फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएंगे, एट। इसके पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगे, इटन हो जाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगे, इटन।
आईएनजी वाला, इसमें आईएनजी यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एटिंग हो जाएगा। एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एट्स बन जाएगा। वर्ब पे अलग से वीडियो में बना रखी हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन होगा ना वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर दूसरे देखते हैं, गो का देखते हैं। गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग, फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है। तो ये हमारे वर्ब्स हो गए। वर्ब्स में मैं वीडियो बना रखी हूँ, आप उसे विजिट कर सकते हो। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब होता है जैसे एम, इज, आर, डू, डज, हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो सब फटाफट मुझे बताते जाइए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। क्या क्या होते हैं बताइए, हैज, हैव, हैड, बी, बीइंग, was, were। ये मत सोचिएगा कि मॉडल वर्ब इसमें नहीं आएंगे, मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। शुड, कुड, वुड, ये भी सब आ सकते हैं, ठीक है। शुड, कुड, वुड, कैन, नीड, ये सब क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसके टू टाइप, वर्ब के टू टाइप होते हैं, लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब यानी कि जिसके फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। और लेक्सिकल वर्ब जैसे हमारे जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो वर्क करते हैं ना, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए, ठीक है। अब इसकी और गहराई में जानते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं ना कि इसे हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। अभी तक हम सीख रहे थे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताना कि क्या मेन वर्ब है। इसकी रिवाइज करनी है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। आपको बस उसमें मुझे ये बताना है कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। आई एम बॉय, आई एम सॉरी, मैं गर्ल हूँ तो मैं गर्ल लिखती हूँ, आई एम गर्ल, ओके। नेक्स्ट है I am reading, I am reading। नेक्स्ट है I love her, I love her। हेल्पिंग वर्ब में भी सेंटेंस लिखती हूँ, I am reading, I am reading, he will go, you should do this, you should do this। अब मुझे ये बता दीजिए आप लोग, आई एम गर्ल, इसमें आपका मेन वर्ब क्या है। आई एम गर्ल में आपका मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब वो होता है ना जो सेंटेंसेस में उसका भार को संभाले रहते हैं, मतलब उसको अच्छे से क्लैरिटी देते हैं, उसको अलग नहीं होने देते हैं, जोड़ कर रखते हैं। ये मेन वर्ब होते हैं, सेंटेंसेस में मदद करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। तो आई एम गर्ल, यहाँ पर आपके गर्ल को आइडेंटिफाई किया एम से, ये आपका मेन तरह से काम कर रहा, आई और एम को जोड़ रहा एम आपका, तो ये मेन तरह से वर्क कर रहा, मेन रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए एम यहाँ पर मेन वर्ब हो गए। नेक्स्ट है आई एम रीडिंग, इसमें मेन वर्ब क्या हो गए तो इसमें मेन वर्ब आपके हो गए रीडिंग। क्यों यहाँ पर एम हुआ, यहाँ पर रीडिंग क्यों हुआ है। अगर यहाँ पर एम की जगह यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका गो रहता ना, तो गो आपका मेन वर्ब रहता। मेन वर्ब आपका वो रहता है जैसे कि आपके गो, वेंट, गोन, जो वर्ब्स फॉर्म होते हैं ना, वही मेन वर्ब रहते हैं। लेकिन मेन वर्ब जब सेंटेंस में नहीं होगा तो उसके जगह आप इज़-एम-आर को मेन वर्ब बना दोगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब के रूप में प्ले कर दोगे, ठीक है। आई लव हर, इसमें क्या होगा जी, इसमें होगा लव। लव हमारा मेन तरह से वर्क कर रहा है, ओके। हेल्पिंग वर्ब में बताइए, आई एम रीडिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, ये सब तो सब बता देंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हेल्प करता है, यानी कि मेन वर्ब नहीं। मेन वर्ब यानी कि वर्ब्स फॉर्म वाले हमारे मेन वर्ब थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपके एम हो गए। ही विल गो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, विल होंगे। यू शुड डू दिस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, शुड होंगे, ओके। तो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब थे।
क्लियर हो गए? अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कहाँ मेन वर्ब होगा, कहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, लेक्सिकल वर्ब मतलब क्या होते हैं, जिसके फॉर्म्स होते हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज एम आर हो गए जिसके फॉर्म्स नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो लेक्सिकल वर्ब भी होता है। कौन सा बताइए तो? ऐसा कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब भी है और लेक्सिकल वर्ब भी है? कौन सा है बताइए तो? ऐसा 3 आपके पास वर्ब है, 3 वर्ब है जो लेक्सिकल वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब है। वो है आपके बी, हैव, डू। बी के फॉर्म्स होते हैं ना, होते हैं। हैव के फॉर्म्स होते हैं, होते हैं। डू के फॉर्म्स होते हैं, होते हैं। यानी कि इसे हम फॉर्म्स के रूप में चेंज भी कर सकते हैं और ये ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं। तो ये आपके दोनों में वर्क करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ वर्ब हमारे क्लियर हो गए। अब हम आ गए एडवर्ब में। एडवर्ब ज़्यादा हार्ड नहीं है, एडवर्ब पे डिटेल में वीडियो बना रखी हूँ, मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अभी क्लियर हो जाए। वैसे एडवर्ब जो है ना, इसके लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इसी में भी आपको बहुत कुछ बता दूंगी। जैसे एन एडवर्ब क्वालिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव ऑन अदर एडवर्ब, यानी कि जो ये एडवर्ब है ये वर्ब को, एडजेक्टिव को, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, यानी कि डिस्क्राइब करके बताता है। एग्जाम्पल देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ऐसे तो एडवर्ब्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 4 आपको दिया, ये 4 आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या आते हैं, कौन कौन बता सकता है बताइए तो? एडवर्ब ऑफ टाइम में कैसे कैसे एडवर्ब आते हैं जो आपके टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, जो आपको टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि टुडे। टुडे जो है ना, ये आपका एडवर्ब है। टुडे आपका एडवर्ब है। और क्या क्या हो गया, जो टाइम आपको बताते हैं वो सारे। जैसे टुमारो, टुमारो भी आपके टाइम को बताते हैं, तो टुमारो क्या हो गया आपके एडवर्ब हो गए। और नाउ, अभी, अभी ये भी टाइम है, ये भी आपके एडवर्ब है। सून, सून भी आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और भी बहुत सारे होते हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी यानी कि जो बार बार होती है, ऐसे वर्ब जो बार बार होती है, ऐसे वर्ब। जैसे कि ट्वाइस, जो 2 बार होती है, जो बार बार होती है ना, वैसे वाले वर्ब्स को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिया जाता है। नेवर, नेवर आप बोलोगे मैम बार बार थोड़ी होता है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में काउंट किया जाता है। ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज तो फ्रीक्वेंसी में आते हैं। वंस, एक बार जो होता है वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, जो आपके मैनर को बताता है कि आप कोई काम कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो। जैसे मैं लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ, स्लोली। मैं कैसे लिख रही हूँ, स्लोली, धीरे धीरे। पूजा कैसे लिख रही है, सिर्फ पूजा लिख रही है, इतना बता दिए। कैसे लिख रही है, धीरे धीरे। कौन बताया, एडवर्ब ऑफ मैनर बताया कि कैसे लिख रही है पूजा, धीरे धीरे लिख रही है। ठीक है, पूजा तेज लिख रही है, यानी कि फास्ट लिख रही है। पूजा अच्छे से लिख रही है, यानी कि वेल लिख रही है। पूजा बुरी तरह से लिख रही है, यानी कि बैडली हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें, प्लेस यानी कि हेयर, देयर, ऐसे होता है ना, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। जैसे कि हेयर, ये आपके एडवर्ब होते हैं। देयर, ये आपके एडवर्ब होते हैं। नियर, ये आपके एडवर्ब होते हैं। आउट, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब आपके एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके एडवर्ब, ये सब याद करने वाला चीज़ है। ठीक है, ये सब आपको याद करने वाली चीज़ है, बस मैंने इस तरह से आपको लिख देना एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आपको पता चल जाएगा टाइम के लिए कौन कौन से एडवर्ब आएंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए कौन कौन से एडवर्ब आएंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसमें मुझे बता दीजिए तो आप कौन से वर्ब है। ही कैम यस्टरडे, अगर मैं इसकी क्वेश्चन पूछूं, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछूंगी। ही कैम यस्टरडे, इसका अगर मैं क्वेश्चन करूंगी, मैं बोलूंगी कैम व्हेन, मतलब कब आया। ही कैम यस्टरडे, ये जो ही है ना, मतलब वह जो है कब आया, तो आप क्या बोलोगे, यस्टरडे, कल आया। तो आने का काम जो है कौन डिस्क्राइब किया आपका,
आने का काम जो है वह आया, तो आने का काम क्या कब डिस्क्राइब हुआ, कौन डिस्क्राइब किया, आपके वर्ब को कौन डिस्क्राइब किया, कौन मॉडिफाई किया, यस्टरडे, यस्टरडे ने क्लियर किया। ठीक है, अब है आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, तो हम यहाँ पर लिख देते क्वेश्चन मैं पूछूंगी हेल्प्ड हाउ ऑफन, मदद कितनी बार किया, मदद कितनी बार किया, आप बोलोगे ऑलवेज, हमेशा किया, मदद कितनी बार किया, मैं जो है मदद कितनी बार तुम्हारी की हूँ, आप बोलोगे हमेशा, तो ऑलवेज आपका आ जाएगा, आप बोलोगे नेवर, तो कभी नहीं, यानी कि नेवर आपका हो जाएगा एडवर्ब, यानी कि जो आपके वर्ब को, जो आपके वर्ब को डिस्क्राइब कर देता है, जो आपके एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर देता है, वो आपके एडवर्ब कहलाते हैं। ही रन्स फास्ट, तो अगर मैं इसकी क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं बोलूंगी रन्स हाउ, मतलब कैसे दौड़ता है, वह जो है कैसे दौड़ता है, आप बोलोगे बड़ी फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट रन्स को कौन डिस्क्राइब किया, फास्ट ने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट है गो देयर, मैं अगर पूछूंगी गो वेयर, कहाँ जाओ, आप बोल दिए गो देयर, तो मैं पूछूं आप गो देयर बोल दिए, तो मैं बोलूंगी गो वेयर, कहाँ जाओ, आप बोलोगे देयर, वहाँ जाओ, तो देयर आपने बता दिया, तब मुझे पता चला ना कि वहां जाने की बात आप कर रहे हो, हेयर लिख देते तो यहाँ आने की बात कर रहे हो, ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है एडवर्ब को। ठीक है, तो ये आपके एडवर्ब थे, एडवर्ब पे मैं डिटेल वीडियो बना रखी हूँ, तो आप उसे विजिट कर सकते हो, अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप कमेंट में बोलोगे तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन में। प्रीपोजिशन में सिर्फ इतना प्रीपोजिशन काफ़ी नहीं होता है, प्रीपोजिशन पे तो मैं 1.5 घंटा की वीडियो बना रखी हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो वो वीडियो को देखिएगा, आपको कमेंट, एक एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो में कितना दम है, वीडियो में इतना अच्छा कमेंट स्टूडेंट किया है ना कि आप देख कर बोलोगे कि वीडियो में काफ़ी दम है, तभी तो इतना अच्छा कमेंट आया है, कमेंट बहुत अच्छा आया है, अगर आप उसे विजिट करोगे ना आप भी कमेंट करने से रहोगे नहीं, आप भी कमेंट कर दोगे कि वीडियो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे प्रीपोजिशन को कवर करवाती हूँ। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन or a pronoun to show its relation to some other words in a sentence, मतलब सेंटेंस में जो ये रिलेशन बताता है, रिलेशन। अब मेरे हाथों के ऊपर पेन है, मैं पूछूंगी पेन कहाँ है, पेन और मेरे पेन कहाँ है, तो आप बोलोगे पेन आपके हाथों पे है, तो पेन और मेरे हाथ, पेन का जगह, इसके पोजीशन को कौन बताया, इसके ऊपर रखे, तो इसका मतलब पेन मेरे हाथ पे है, तो बोलूंगी द पेन इज ऑन माई हैड, द पेन इज ऑन माई हैड, मतलब पेन जो है मेरे हाथों के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो ऑन इन होता है ना, ये हमारे प्रीपोजिशन होता है। जैसे कि प्रीपोजिशन क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन जानते बताइए, तो प्रीपोजिशन क्या क्या होता है, कौन कौन जानते बताइए, तो इन, ऑन, विदाउट, बताइए क्या क्या होते हैं प्रीपोजिशन, आपको आते हैं तो बताइए, बिफोर, आफ्टर, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं हमारे, एट, इनटू, ऑन, सॉरी यहाँ पर ऑन लिखा है तो मैंने 1 लिख दिया है, वन, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हो गए ऑन टू, बिसाइड, ये सब क्या है, ये सब हमारे ये सब और भी बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये सारे हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, ये सारे प्रीपोजिशन आपको इंग्लिश बोलने में तो बहुत हेल्प करते हैं, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन देती हूँ मैं, उसमें आप बताइएगा प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, आप बताइए इसमें प्रीपोजिशन कौन से हैं। देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, इसमें प्रीपोजिशन कौन कौन से बताइए, तो कैट टेबल के कहाँ है, ऊपर में है, ये एक टेबल है, ये कैट कहाँ है, टेबल के ऊपर में है, ऊपर यानी कि ऑन, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। आई एम राइटिंग विद अ पेन, मैं लिख रही हूँ क्या चीज से, मैं क्या चीज से लिख रही हूँ, पेन से लिख रही हूँ, पेन के साथ, पेन से लिख रही हूँ, तो से वाला रिलेशन कौन बताया, विद ने बताया। ही इज गोइंग टू हिम, इसमें प्रीपोजिशन क्या है, इसमें प्रीपोजिशन क्या है,
बिल्कुल 2 है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लास। स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं? क्लास में बैठे हैं, में यानी कि इन। आई हैव नो सीन दिस बिफोर। यहाँ पर आपका क्या है? मैंने प्रीपोजिशन बताया था, तो इसमें क्या है बताइए तो? बिफोर है। बिफोर हमारा प्रीपोजिशन है, तो ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। आप लोग फास्ट आंसर दिया कीजिए, ठीक है? आपको आता है तो आप लोग फास्ट आंसर दिया कीजिए। तो ये हमारे प्रीपोजिशन थे। प्रीपोजिशन बस इतना ही प्रीपोजिशन नहीं होते हैं, प्रीपोजिशन पे डिटेल वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप प्रीपोजिशन को लेकर सीरियस हो। प्रीपोजिशन के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, तो प्रीपोजिशन सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रीपोजिशन ज़रूर देखिएगा हमारी 1 घंटा 1.5 घंटे वाली वीडियो को, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब है कंजंक्शन। कंजंक्शन पे भी डिटेल वीडियो बना रखी हूँ। ये भी कंजंक्शन, प्रीपोजिशन कंजंक्शन बहुत ही बड़ा लेसन है, ये आप तुरंत कंप्लीट नहीं कर सकते, उस पर आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि प्रीपोजिशन कंजंक्शन आपके रोल क्या करते हैं इंग्लिश में, ठीक है? कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेज को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताइए तो? कंजंक्शन क्या क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में मुझे बताइए, किसे किसे पता है कंजंक्शन क्या क्या होता है मुझे बताइए? कंजंक्शन एंड होते हैं, और होते हैं बिकॉज, बट, therefore, as well as soon as, still, या फिर although, ये सब क्या है? ये सब हमारे कंजंक्शन है, ठीक है? कंजंक्शन पे भी कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। अगर आप इसे डिटेल में सीखने जाओगे ना 2 घंटा लग जाएगा आपको कंजंक्शन सीखने में। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं और सभी के रूल के साथ आपको उसे सीखना होगा, क्योंकि कभी एज वेल का यूज़ स्टार्टिंग में कर देते हैं, कभी बीच में कर देते हैं, तो सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको सीखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये कंजंक्शन थे आपके, ठीक है? कंजंक्शन यही सब होता है। मैं एक सेंटेंस आप लोगों को लिख के देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि उसमें क्या होंगे, ठीक है? मैं सेंटेंस लिख देती हूँ ताकि आपको उसमें बता दीजिएगा मुझे कि कंजंक्शन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे हैं, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसमें क्या कंजंक्शन है मुझे बताइए, आप लोग बताते हुए चलिए। नेक्स्ट है, यू विल पास। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। थर्ड हमारा सेंटेंस है, आई लाइक हिम। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। अब बताइए इसमें क्या कंजंक्शन है मुझे बता दीजिए। इसमें कंजंक्शन क्या है बताइए? राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, इसमें कंजंक्शन क्या है? राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो अगर मैं 2 सेंटेंस बोलती हूँ, राम इज पुअर, राम इज ऑनेस्ट, तो मैंने 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया, किससे? बट से जोड़ दिया, ठीक है? नेक्स्ट है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तुम पास हो जाओगे यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे। तो 2 सेंटेंस है, तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। तुम मेहनत करोगे, यू वर्क हार्ड। यदि तुम मेहनत करोगे, तो ये 2 सेंटेंस जो है आपका, इसे कौन जोड़ा? इफ ने जोड़ दिया, ठीक है? आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार है। तो आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ, वह ईमानदार है। दोनों को कौन जोड़ दिया? बिकॉज ने। तो एक छोटा सेंटेंस हो गया, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि वो ईमानदार है, ठीक है? तो ये हमारे होते हैं कंजंक्शन। 2 सेंटेंसेस, 2 वर्ड्स, 2 क्लॉजेस, 2 फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है, ठीक है? चलिए अब लास्ट हमारा एक बच गया, इंटरजेक्शन। उतने ज़्यादा काम नहीं आते लेकिन सीख लेते हैं हम।
इंटरजेक्शन का मतलब होता है अचानक आई हुई फीलिंग्स और इमोशन। जैसे एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। मतलब अचानक आई फीलिंग्स और इमोशन को क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि कोई अच्छा मतलब कुछ अजीब सा चीज़ हम देख लेते हैं तो हम बोलते हैं ना हाय, हिंदी में बोलते हैं ना हाय, तो उसके लिए हम क्या से बोल सकते हैं? ऐसे बोलते हैं या फिर अल्लास। अल्लास मतलब ये होता है जैसे दुख प्रकट करना, अपनी दुख को एक्सप्रेस करना। अल्लास ही इज डैड ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हम अल्लास का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं ना हुर्रे, हम जीत गए, हुर्रे ऐसे बोलते हैं ना। या फिर कोई अच्छा काम करता है तो हम बोलते हैं ब्रेवो। ब्रेवो यानी कि मतलब हम जीत गए, तुम अच्छा काम किए, ब्रेवो ऐसे बोलते हैं ना। या फिर हम बोल सकते हैं हर्ष। हर्ष मतलब भी एक दुख प्रकट करने का तरीका हो गया। या फिर ओह क्या मैंने गलती कर दिया, ओह ऐसे बोलते हैं ना। या फिर ओ माई गॉड, ओ एम जी भी बोलते हैं ना। ओ एम जी का मतलब होता है ओ माई गॉड मैंने क्या गलती कर दिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब हमारे अचानक फीलिंग्स आती है। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, आपने किसी मरे हुए बिल्ली को देख लिया, तो आपके मुंह से अचानक फीलिंग आई कि आपने उस बिल्ली को मरे हुए देखा, तो आप बोलोगे अल्लास द कैट इज डेड। अल्लास द कैट इज डेड। हाय ये बिल्ली मर गई, ऐसे हम बोलते हैं ना हाय ये बिल्ली मर गई, तो उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं अल्लास द कैट इज डेड। तो हाय जो हम बोलते हैं ये अचानक फीलिंग आती है ना, ये अचानक आई हुई फीलिंग होती है। तो ये हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे कि और मैं लेती हूँ जैसे हुर्रे। अब हम मैच जीत गए, ठीक है, मैच खेलने गए थे, मैच जीत गए, तो हम बोलेंगे ना हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ये जो थे है ना, यही सब हमारे इंटरजेक्शन है। तो आई होप आपको इंटरजेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। आर्टिकल्स आर यूज दैट डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स किसी भी वर्ड को डिफाइन करता है कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। वो जानने से पहले आप ये देख, आपको ये पता है आर्टिकल्स कितने होते हैं? जी मुझे पता है, अ एन द, 3 होते हैं, जिसमें से अ और ए एन। इसका यूज हम कब करते हैं? जब हमारे चीज कोई काउंटेबल नाउन होता है। और द का तो कोई हिंदी मीनिंग ही नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम अ और ए एन को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिख रही हूँ, अब बताना उसमें क्या लगेगा। बुक, एनिमल, यूनियन, आवर, हाउस, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी। अब मुझे बताइए आप यहाँ पर क्या लगेगा? अच्छा, और ए एन किसके साथ लगता है? वॉवल वर्ड के साथ लगता है, यानी कि ए ई आई ओ यू, 5 हमारे वॉवल्स होता है ना, वो 5 वॉवल्स के साथ ये लगते हैं। अब ये 5 वॉवल्स के साथ नहीं लगते हैं, ये 5 साउंड्स के साथ लगते हैं। यानी कि जब आप कोई ये वर्ड बोलते हो, इसका अगर साउंड अ ई आई ओ यू में आता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे ए एन। जैसे बुक, अगर वावेल हुआ तो एन, कॉन्सोनेंट हुआ तो ए। बुक यानी कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है ना, यानी कि ए। एनिमल, एनिमल, ए का साउंड आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पर होगा ए एन। यूनियन, यू हालांकि वावल होता है, लेकिन इसका साउंड वावल में नहीं आ रहा, यूनियन यानी कि य का साउंड आ रहा, यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे ए, क्योंकि य जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। आवो, एच हमारा कॉन्सोनेंट होता है, बट इसका साउंड आ रहा आ में, आवो, यानी कि ये क्या हमारा वॉवेल। तो वॉवेल होता है साउंड, वर्ड नहीं होते हैं वॉवेल। ए ई आई ओ यू वर्ड नहीं होते हैं वॉवेल, साउंड होते हैं आपके वॉवेल, ठीक है, साउंड पे डिपेंड करते हैं। जैसे हाउस, हाउ, ह का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे यूज करेंगे ए का। अम्ब्रेला, अ का साउंड आ रहा है ना। अब अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा, ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए अब मैं दो भी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि और एन तो आपको समझ में आ गया। द, अभी मैंने यहाँ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक चीज बताया था ना, जब आप किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करोगे तो वहां पे यूज होता है द,
और अनस्पेसिफिक की बात करोगे तो वहां यूज नहीं होता है दो। जैसे यहाँ पे दो आपको दिख रहा है, एक कैट है, दोनों कैट है। अब मैंने बोला कि बिल्ली दूध पीती है, मैंने बोला बिल्ली दूध पीती है, तो मैं बोलूंगी द कैट ड्रिंक्स मिल्क। बिल्ली दूध पीती है, द कैट्स ड्रिंक्स मिल्क। अब यहाँ पर बिल्ली है, मैं बोलूंगी बिल्ली सफेद है, यानी कि द कैट इज वाइट। बिल्ली सफेद है, द कैट इज वाइट। अब दोनों सेंटेंस राइट है? नहीं, दोनों सेंटेंस राइट नहीं। यहाँ पे द राइट नहीं लगेगा, यहाँ द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक नाउन है, ये हमारा स्पेसिफिक नाउन है। स्पेसिफिक नाउन, ये अनस्पेसिफिक नाउन, ये क्या है ये भी बताती हूँ। अब मैंने बोला बिल्ली दूध पीती है। जब आप एक स्पेसिफिक नाउन, यानी कि बिल्ली आपका नाउन है, जब आप एक ही नाउन की बात करोगे, यानी कि एक ही जो बिल्ली आपको दिख रही है उसी की बात करोगे तो ही द का यूज होगा, वरना नहीं होगा। मैंने बोला बिल्ली दूध पीती है, तो क्या ये जो बिल्ली दिख रही है यही सिर्फ दूध पीती है? नहीं, दुनिया में जितनी बिल्ली है ना सारी दूध पीती है। तो मैंने एक स्पेसिफिक बिल्ली की बात नहीं की, मैंने दुनिया की सभी बिल्ली की बात की, इसीलिए यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे। अब मैंने बोला कि बिल्ली सफेद है, द कैट इज वाइट। मैंने एक बिल्ली, ये बिल्ली जो दिख रही है, मैंने इसको देखा और इसी के बारे में बताया कि बिल्ली सफेद है। अब दुनिया की जितनी बिल्ली है क्या सभी सफेद है? नहीं, तो मैंने एक जो बिल्ली हमको दिख रही है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, यानी कि एक स्पेसिफिक नाउन की बात कर रही हूँ, तो द लगाएंगे, द कैट इज वाइट। ठीक है। अब मैंने बोला कि मैन इज मॉर्टल, मतलब मनुष्य मरणशील होते हैं। तो दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं ना सभी मरणशील है, यानी कि सबको एक ना एक दिन मरना है। अब मैंने बोला द मैन इज रनिंग, यानी कि मैंने एक मैन को देखा दौड़ते हुए, तो मैंने एक एक्यूरेट, अब ऐसे थोड़ी बोलूंगी मैन इज रनिंग, यानी कि दुनिया के जितने मैन है क्या सब दौड़ रहे हैं? नहीं, मैंने जिसे देखा मैंने उसी के बारे में बोला, तो मैं बोलूंगी द मैन इज रनिंग। समझ में आ गया ना? अब बहुत सारी दिक्कत ये आती है कि मैम द कब बोले और दी कब बोले। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा वन एप्पल, नहीं, हाँ वन एप्पल। अब कहाँ पे द को द बोलेंगे और कहाँ पे दी को बोलेंगे? ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपको द, मैंने बस ऐसी एग्जाम्पल से बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे द लिखना होगा और यहाँ पे मुझे द लिखना होगा, तो मैं कहाँ पर किसे प्रोनाउंस करूँगी? अब ये एप्पल जो है ये आपका वॉवल है, ए का साउंड आ रहा है ना, वॉवल है, यानी कि हम इसे बोलेंगे दी एप्पल। क्या बोलेंगे? हम ये द नहीं बोलेंगे, हम इसे दी बोलेंगे, यानी कि वॉवल से पहले द आता है तो उसे दी में प्रोनाउंस करेंगे। वन, ये आपका वॉवल नहीं है, यहाँ एप्पल है लेकिन उससे पहले वन भी तो है ना जो वॉवल नहीं है, तो इसे द वन एप्पल बोलेंगे। ऐसे ये कुछ गलत है, ऐसे बस मैंने समझाने के लिए आपको बोला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी वॉवल नहीं रहेगा उससे पहले अगर द का यूज होता है, तो वो जैसे कि यहाँ पर कैट, ये वॉवल नहीं था ना, इससे पहले द का यूज हुआ तो इसे हम द में प्रोनाउंस करेंगे, और वॉवल से पहले अगर द आते हैं तो उसे दी में प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर है? तो बस यही था कॉन्सेप्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया। तो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करके आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.